बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हमारी आज की डिस्कशन चैप्टर 5 के ये हमारा सेकंड टॉपिक है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के मुतालिक, और टॉपिक का नाम है इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो दो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हमने यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाई हैं, ये किस तरह से काम करती हैं, और डिफरेंट एग्जांपल्स लेके जो है वो उसको चेक करेंगे कि किस तरह से ये प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकती हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे, और कंट्रोल स्ट्रक्चर का बुनियादी मकसद प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना था, उसकी एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करना था या उसमें तब्दीली पैदा करना था। उसके लिए डिफरेंट ऑप्शन हमने पढ़े थे, इनमें से एक ऑप्शन सिलेक्शन स्टेटमेंट था, और इस चैप्टर में बुनियादी हमारा फोकस जो है वो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स पर ही है। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर में आज हम फोकस कर रहे हैं इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट्स पर। इसके अलावा भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के नाम पढ़े थे। तो आज का हमारा टारगेट जो है पहली दो सिंपलेस्ट जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में। So these are among the simplest form of selection structure used to execute as skip statement or set of statements by checking condition. तो ऐसा नहीं है कि कोई एक कंडीशन जो आप लगा रहे हैं या एक सिलेक्शन स्टेटमेंट जो आप लगा रहे हैं ये किसी एक लाइन पे ही सिर्फ अप्लाई होगी, बल्कि पूरी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, ग्रुप ऑफ कमांड्स पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कंडीशन अगेन रिलेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में हमने लिखी है। तो पहले इस स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले वर्ड है इफ। ये लैंग्वेज सी प्लस प्लस का एक कीवर्ड है। कीवर्ड प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो लैंग्वेज में पहले से जो है वो डिफाइंड होते हैं कि इस वर्ड को यूज करने का ये मकसद है। ये जो कीवर्ड होते हैं इनका नाम आप वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूजर आइडेंटिफायर के तौर पे जो है वो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है और सिंपलेस्ट फॉर्म है। किसी भी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज हमें समझनी होती है वो है सिंटैक्स। सिंटैक्स ग्रामर को कहते हैं, लिखने के तरीके को कहते हैं। हर लैंग्वेज का जैसे एक लिखने का तरीका होता है ना, जैसे आप कहते हैं कि कोई वर्ड आपने लिखना, कोई नाम आपने लिखना, तो उसका एक मखसूस अंदाज है कि इस तरह लिखा जाएगा तो इसमें कोई इमला की गलती नहीं होगी। कोई सेंटेंस आप लिखते हैं तो हम कहते हैं इस तरह अगर लिखा जाए तो इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जब आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके भी कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स हैं, ग्रामर है इसकी भी, जिसको फॉलो करना जरूरी है। एक मखसूस स्टाइल है जिसको आपने फॉलो करना है, उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। बहुत सिंपल सिंटैक्स है। आप कीवर्ड इफ लिखते हैं और पैरेंथेसिस में आप रिलेशनल एक्सप्रेशन को यूज करके कोई कंडीशन लिखते हैं। उसके बाद वो कंडीशन जिस स्टेटमेंट पे असरअंदाज होगी वो स्टेटमेंट लिखी जाती है। अब ये एक सिंगल स्टेटमेंट है। अगर आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती तो हम उसको करली ब्रैकेट में एनक्लोज करते। अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तो करली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत हमें नहीं होती। तो ये सिंटैक्स स्टेट अवे एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए है, यानी बहुत सिंपल है। इफ लिखेंगे, पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखेंगे और उसके नीचे वो स्टेटमेंट लिख देंगे। कंडीशन डिसाइड करेगी कि उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स का कंसेप्ट है हमारे पास। उसी तरह आपने इफ लिखा, कंडीशन लिखा, उसके बाद ये करली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराई। अब यहाँ एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन जिन पे सब पे एक ही कंडीशन लागू होनी है। ठीक है, तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये सारी की सारी कमांड्स जो करली ब्रैकेट्स में आपने लिखी, ये पूरा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो है ये सारे का सारा एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल हुई तो ये सारी की सारी इग्नोर हो जाएंगी। यही कंसेप्ट जो है आप सामने मौजूद फ्लो चार्ट से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
ये फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट में ये कंडीशन एवेल्युएट करने की जगह है। यहाँ आपने यहाँ पे एक कंडीशन होगी। अब कंडीशन एवेल्युएट हुई, दो ऑप्शंस हैं, यस या नो, ट्रू या फॉल्स। यस ट्रू केस है और नो जो है वो फॉल्स केस है। अब प्रोग्राम का कंट्रोल बड़ा वाज़ेह है फ्लो चार्ट के अंदर। अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो बॉक्स है इसमें स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। प्रोग्राम का कंट्रोल ये एरर शो करता है कि यूं आएगा टॉप टू बॉटम, और ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल होती है तो ये बाईपास करेगा इन स्टेटमेंट्स को, आपका प्रोग्राम इनको बाईपास करेगा और कहाँ ले गया है, जहां वो स्टेटमेंट गुजर चुकी हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट स्किप हो गई है। जब कंडीशन फॉल होगी तो ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी, और कंडीशन ट्रू होगी तो ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ये सबसे सिंपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, सबसे सिंपल सिलेक्शन स्टेटमेंट है, जिसे आप इफ स्टेटमेंट का नाम देते हैं। इफ स्टेटमेंट को यूज करके आप सिंगल डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस को कंपेयर किया जाता है इसकी सिंपलिसिटी के साथ। बेसिकली ये बहुत सिंपल भी है, आसान है, अप्लाई करना इजी है, बट इट हैज अ लिमिट। लिमिट क्या है जी? तो ये है कि ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है अगर कंडीशन ट्रू हो, और अगर कंडीशन फॉल हो तो इसके बारे में ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती कि अब क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ तक रिक्वायरमेंट ये हो कि कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, वहां तक तो ये स्टेटमेंट जो है वो एफिशिएंटली हमारा काम करेगी। लेकिन जहाँ पे ये रिक्वायर्ड हो कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये डिसीजन हो, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो, अगर कंडीशन फॉल हो तो ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है ये वाला एग्जीक्यूट करना है, तो ऐसा सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं करेगी, उसके लिए हमें इसके कॉम्बिनेशन यूज करने पड़ेंगे या मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स लगाने पड़ेंगे। तो ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है। सो जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हों वहाँ पे समटाइम हम इसके अलावा भी स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो एग्जांपल हमारे सामने है, दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड डिटरमिन वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यूजर ने एक नंबर लेना है। आपका प्रोग्राम चेक करके बताएगा कि ये नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। प्रोग्राम के मेन स्ट्रक्चर को आप पहले से जानते हैं कि इसमें सबसे पहले आपके पास हेडर फाइल्स हैं। ये ये जो लाइन हमने लिखी है आमतौर पे ये हम यूज करते हैं जब आप डेव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर जो है वो यूज कर रहे हैं। अगर आप टर्बो यूज कर रहे हो सी प्लस प्लस के लिए तो इसकी जरूरत नहीं होती। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ वर्ड मेन से। इसके बाद आप बॉडी के अंदर आ जाते हैं। असल हमने जो काम देखना या करना है वो बॉडी के अंदर है। तो सबसे पहले आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंटीजर वेरिएबल जी। ये इंट जो है वो डाटा टाइप है, जी आइडेंटिफायर है, वेरिएबल का नाम है, और सेमीकोलन सिंटैक्स का हिस्सा है। सी आउट करके आपने जो है एक डबल कोटेशन में ये एक स्टेटमेंट लिखी है, एंटर द नंबर। ये जो सी आउट करके आपने इंस्ट्रक्शन लिखी है, इसका प्रोग्राम की वर्किंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ यूजर को बताने के लिए है कि आप कोई नंबर एंटर करें। इसको बेहतर भी एलेबोरेट किया जा सकता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं एंटर अ नंबर यू वांट टू आइडेंटिफाई अदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, ताकि यूजर को स्टेटमेंट देख के पता चल जाए कि उसने क्या एंटर करना है। सी इन स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट। कंसोल इनपुट जो आपने कीबोर्ड के जरिए देने हैं, कंसोल इनपुट। आप कीबोर्ड के जरिए नंबर देंगे, आपका जो प्रोग्राम है ये उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। आपका जो कंपाइलर है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और वो वैल्यू
आपके नंबर को असाइन कर देगा, यानी नंबर हमारा था जी, तो वैल्यू जी को असाइन हो जाएगी। अब नंबर रीड हो चुका है। अब अगले टास्क की तरफ आते हैं। टास्क क्या है? चेक करना है नंबर पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0 है, या इक्वल टू 0 है। तो 3 डिसीजंस आर रिक्वायर्ड। पॉजिटिव के लिए एक डिसीजन है, नेगेटिव के लिए एक डिसीजन है, 0 के लिए एक डिसीजन है। इफ स्टेटमेंट एक टाइम में एक डिसीजन करती है, तो यहाँ पे चूंकि 3 डिसीजंस रिक्वायर्ड हैं, तो हम 3 बार जो है रिपीट कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को, हर बार एक नई कंडीशन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली कंडीशन देखें, इफ पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखी है आपने, क्या है? z ग्रेटर देन 0। अगर z ग्रेटर देन 0 हो तो स्क्रीन पे प्रिंट कर दे नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर किसी नंबर की वैल्यू 0 से ज्यादा हो तो वो पॉजिटिव होता है ऑब्वियसली। तो सी आउट स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए है कोई भी मैसेज, कोई भी आउटपुट। ठीक है, इन केस अगर ये कंडीशन फॉल हो जाती है तो ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, सी आउट नंबर इज पॉजिटिव। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा प्रोग्राम का कंट्रोल। नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर से एक इफ कंडीशन है, इफ z लेस देन 0। कोई नंबर लेस देन 0 हो तो यकीनन वो नेगेटिव होता है। तो अगर ऐसा है, ये कंडीशन ट्रू हो जाए, तो ये स्टेटमेंट स्क्रीन पे प्रिंट होगी, द नंबर इज नेगेटिव। डबल कोटेशन में सी आउट के आगे जो भी चीज लिख देते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है। इफ z इज इक्वल टू 0, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा, फॉल होगी तो ये स्टेटमेंट भी स्किप हो जाएगी, यानी कि ये पहली दोनों कंडीशंस फॉल हो गई हैं। अब तो ऑब्वियस है कि नंबर इक्वल टू 0 होगा, अगर ग्रेटर देन 0 भी नहीं है, लेस देन 0 भी नहीं है। ठीक है, तो इफ z इज इक्वल टू 0, ठीक है, इफ z इज इक्वल टू 0, तीसरी बार आपने कंडीशन लगाई है, क्योंकि आपकी पहले वाली इफ कंडीशन खुद से डिसाइड नहीं कर सकती कि अगर ये 0 से बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, तो ये 0 के बराबर है। इसके लिए आपको फिर से चेक करना पड़ा, इफ कंडीशन लगा, इफ z इज इक्वल टू 0। ये बात ध्यान में रखें कि जब इक्वल का कंसेप्ट यूज करना है तो 2 बार आप ये साइन यूज करते हैं इक्वल का, इक्वलिटी के चेक करने के लिए। इफ z इज इक्वल टू 0 तो सी आउट नंबर इज 0। ठीक है, गेट कैरेक्टर एंड योर प्रोग्राम इज ओवर। ठीक है, आप कोई भी नंबर देते हैं, मिसाल के तौर पे आप 10 एंटर करते हैं, पहली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, z इज ग्रेटर देन 0, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा नंबर इज पॉजिटिव। मिसाल के तौर पे आप -10 देते हैं तो ये सेकंड कंडीशन ट्रू हो जाएगी और स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा द नंबर इज नेगेटिव। और आप 0 देते हैं तो ये थर्ड कंडीशन ट्रू होगी, स्क्रीन पे प्रिंट होगा नंबर इज 0। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। आप इसको खुद से कंपाइलर पे टाइप करके वेरीफाई कीजिएगा क्या ये वाकई ऐसे काम करता है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे सामने, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड वेदर बोथ आर इक्वल। 2 नंबर ले और चेक करके बताए क्या ये दोनों नंबर इक्वल हैं। ये उससे भी सिंपल प्रोग्राम है, आसान प्रोग्राम है। करना क्या है, 2 नंबर्स लेने हैं। 2 नंबर्स को आपने नाम दे दिया ए और बी, दोनों इंटीजर्स हैं, ए एंड बी। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। क्लियर स्क्रीन आप टर्बो में यूज करते हैं, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अगर पिछली आउटपुट स्क्रीन पे मौजूद है तो जो नए आपके पास कंपाइलर्स हैं उसमें क्लियर स्क्रीन लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले आप यूजर को बताते हैं, फिर उससे इनपुट लेते हैं। सी आउट एंटर अ नंबर। ठीक है, आप इसको बेहतर एलेबोरेट कर सकते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर या एंटर द वैल्यू ऑफ ए, फिर आप दूसरा कहें एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, और सी इन करके आपने जो है वो वैल्यू रीड करनी है फ्रॉम द कीबोर्ड। सी इन ए, सी इन का सिंटैक्स ये है, ये सी आउट के साथ ये लेस देन वाली ब्रैकेट यूज होती है, और सी इन के साथ ग्रेटर देन 2 बार जो है वो यूज होती है। इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स का नाम दिया जाता है। तो यहाँ से आपने यूजर ने पहला नंबर एंटर कर दिया, ए को आपने कोई वैल्यू दी है, वो इस वेरिएबल ए को असाइन हो गई। दूसरी वैल्यू आप देंगे वो वेरिएबल बी को असाइन हो जाएगी। अब आपने कंडीशन लगा, इफ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अगर ए और बी बराबर हैं, सी आउट कर दे बोथ द नंबर्स आर इक्वल।
गेट कैरेक्टर, दैट्स इट। तो प्रोग्राम हो गया। अब यहाँ पे वो लिमिटेशन क्लियरली नजर आ रही है। ए को अगर आपने वैल्यू दी 15, बी को वैल्यू दी 15, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा बोथ नंबर्स आर इक्वल। बट सपोज द केस आपने ए को 10 दी है, बी को 15 दी है। अब ये कंडीशन फॉल हो जाएगी, ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा ये नंबर इक्वल हैं या नंबर इक्वल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज भी स्क्रीन पर आए कि नंबर इक्वल नहीं है, तो आप फिर एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ ए नॉट इक्वल टू बी सी आउट नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो फिर आपको क्लियर कट मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी स्लाइटली लिमिटेशन है, लेकिन उसको ओवरकम किया जा सकता है। इसी तरह इफ स्टेटमेंट की ये एक और एग्जांपल भी हमारे पास है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 इंटीजर्स, 5 इंटीजर ले, इट फाइंड्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। 5 इंटीजर ले, उसमें से जो सबसे बड़ा है वो भी आइडेंटिफाई करके बता दे, जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो भी आइडेंटिफाई करके बता दे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दी है 5 वेरिएबल। सबसे पहले आपने जो है वो डिक्लेयर किए ए बी सी डी और ई, ये 5 वेरिएबल्स हो गए। जो सबसे बड़ा होगा उसको आपने मैक्स का नाम देना है, जो सबसे छोटा होगा उसको आपने MIN, मिनिमम के लिए यूज किया है शॉर्ट। ये इंस्ट्रक्शन दी एंटर 5 इंटीजर्स और सी इन ए बी सी डी ई। ठीक है, तो मल्टीपल इनपुट्स भी ली जा सकती हैं सी इन के जरिए, ये उसका सिंटैक्स आपके सामने मौजूद है। एक नंबर एंटर करेंगे, फिर एंटर प्रेस कर देंगे, दूसरा नंबर लिखेंगे, फिर एंटर प्रेस कर देंगे, जब तक के 5 नंबर्स आप एंटर कर देते हैं। तो पहला जो नंबर होगा वो ए को असाइन हो जाएगा, दूसरा नंबर बी को असाइन हो जाएगा, तीसरा सी को असाइन होगा, चौथा नंबर जो है वो डी को असाइन होगा और पांचवा ए को असाइन हो जाएगा। अब ये एक स्टेटमेंट इसने लिखी है, मिनिमम मैक्सिमम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर। ये ट्रायल को शुरू किया है जिसने, ठीक, किसी एक पॉइंट से शुरू करना है, एक आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन की है मिनिमम और मैक्सिमम को। ठीक है, फर्स्ट नंबर ए जो है उसके बराबर रखना है। इसका ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट नंबर जो है वो हमेशा मिनिमम होगा या फर्स्ट नंबर हमेशा मैक्सिमम होगा, बल्कि उसको एवेल्युएट किया जाएगा। अब एवेल्युएट कैसे कर रहे हैं? ठीक है, पहली कंडीशन देखें, इफ डी इज लेस देन मिनिमम। अब पहला नंबर जो था वो मिनिमम को असाइन किया हुआ आपने। आप देख रहे हैं कि दूसरा नंबर जो बी है, क्या वो मिनिमम से छोटा है? अगर ये मिनिमम से छोटा है ना, तो मिनिमम की वैल्यू को चेंज कर दे, क्या करे, डी के बराबर कर दे, क्योंकि बी ए से छोटा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती, अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू होती तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगली स्टेटमेंट पे चलेंगे, सी को चेक करें, क्या सी मिनिमम से छोटा है? अगर सी मिनिमम से छोटा है तो फिर बी तो नहीं था, अगर सी छोटा है तो फिर सी सबसे छोटा हो गया। अगर ये भी नहीं सही तो फिर डी को चेक करें, अगर डी सबसे छोटा है, नो, अगर है तो फिर मिनिमम को डी कर दे एक ही जगह। अगर ई को चेक करें, अगर ई मिनिमम से छोटा है, ठीक है, अगर ये चारों कंडीशन गलत हो जाए तो क्या होगा? जो पहले आपने वैल्यू दी थी इसका मतलब वही थी, वही आपका मिनिमम था, अदरवाइज उसको रिप्लेस कर देगा। सेम प्रोसीजर आपने मैक्सिमम के लिए करना है। ठीक है, आपने मैक्स जो है वो ए के बराबर रखा है, फ्रॉम दिस लाइन मैक्स ए के बराबर रखा है। अब आप दूसरे नंबर को चेक करते हैं, बी इज ग्रेटर देन मैक्स। ठीक है, यानी मैक्स ए है, अगर बी ए से बड़ा है तो फिर मैक्स की वैल्यू बी के बराबर कर दें। ठीक है, अगर ये कंडीशन गलत है तो नेक्स्ट चेक करें सी के बारे में कि सी के साथ क्या कंपैरिजन बनता है। सी इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर सी ए से बड़ा है तो फिर मैक्स सी के बराबर कर दें। ठीक है, अगर डी मैक्स से बड़ा है तो डी के बराबर कर दें। अच्छा, एक टाइम में एक से ज्यादा कंडीशन भी ट्रू हो सकती है। मिसाल के तौर पे बी मैक्स से बड़ा था, तो क्या करें, मैक्स को बी के बराबर कर दें। ठीक है, अब मैक्स की वैल्यू ए नहीं रही, बी हो गई है, लेकिन फिर क्या चेक किया, सी इज ग्रेटर देन मैक्स। हो सकता है जो थर्ड नंबर है वो सेकंड से भी बड़ा हो। ठीक है, तो फिर दोबारा मैक्स की वैल्यू को चेंज करें। जैसे आप मिसाल के तौर पे यहाँ देखें, ए 10 है, बी 20 है और सी 76 है। ठीक है, तो सी इससे बड़ा है ना, बी से भी बड़ा है, और बी ए से बड़ा है।
तो आपका लार्जेस्ट नंबर 76 है। हाँ, अब आगे चलेंगे तो देखें 61 आया है, तो 61 76 से बड़ा नहीं है तो अब कंडीशन फॉल हो जाएगी। 40 बड़ा नहीं है तो भी कंडीशन फॉल हो जाएगी। तो 76 आपकी मैक्स की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो फाइनली आपके पास मैक्स को भी एक वैल्यू मिली हुई है, मिनिमम को भी एक वैल्यू मिली है। उनको आप स्क्रीन पे अलग अलग सी आउट लिख के प्रिंट करवा दें, मैक्स इसके बराबर और मिनिमम इसके बराबर। ठीक है, तो ये काम इससे बेहतर आसान तरीके से भी हो सकता था। डिफरेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, इससे ज़्यादा सुपीरियर स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमने एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सिंपल इफ स्टेटमेंट के जरिए सॉल्व करके देखा है कि सिंपल इफ स्टेटमेंट किस तरह इस मकसद के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि 5 हो, 10 हो, 20 हो, जितने भी नंबर हो, इस तरीके से लिख के आप उनमें से मिनिमम और मैक्सिमम नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई भी दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी इफ स्टेटमेंट। अब इसकी अपग्रेडेड फॉर्म है ये, इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। वहां पे इफ था, हम उर्दू में कहते हैं अगर ऐसा हो तो जहन में फौरन आता है अगर ऐसा ना हो तो क्या क्या किया जाए, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट इसी काम के लिए है हमारे पास। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो तो ये कर दे, अदरवाइज ये कर दे, एल्स इज फॉर द अदरवाइज। ठीक है, तो इट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स व्हेन कंडीशन इज ट्रू एंड द अदर व्हेन इट इज फॉल्स। मतलब ट्रू के केस में एक काम करना है और फॉल के केस में एक और काम, डिफरेंट काम करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं उसे कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, या इफ में का केस ट्रू होगा या एल्स ट्रू होगा, दोनों एक साथ नहीं ट्रू हो सकती। ठीक है, दोनों इकट्ठे स्किप भी नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों में से किसी एक ने एग्जीक्यूट होना है इफ एल्स स्टेटमेंट। सिंटैक्स सिंपल है, कीवर्ड इफ यूज करेंगे, कंडीशन लिखेंगे, उसके नीचे उसकी स्टेटमेंट आ जाएगी जिसमें एग्जीक्यूट होना है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो। उसके बाद एल्स भी एक कीवर्ड है, एल्स कीवर्ड लिखेंगे और रिवर्स केस स्टेटमेंट जो आपकी होगी वो लिख देंगे, सेमीकोलन। इस सिंटैक्स को आप एक्सटेंड कर सकते हैं अगर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हो, इसके केस में भी और एल्स के केस में पूरा ब्लॉक हो तो फिर इस तरह लिखेंगे। ये हमारे पास इसकी एक्सटेंसिव फॉर्म जो एक्सटेंडेड फॉर्म मौजूद है। इफ कंडीशन करली ब्रैकेट लगाएंगे और जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उसको लिख देंगे, फिर करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर आप एल्स लिखेंगे, फिर करली ब्रैकेट से आप इस ब्लॉक को शुरू करेंगे, जितनी स्टेटमेंट्स हैं आप सारी लिख देंगे और फिर आप करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके फ्लो को अंडरस्टैंड करना भी बहुत सिंपल है, बिल्कुल जिस तरह इसका किया था। ये इसका फ्लो चार्ट है। ये इफ के अंदर इसकी बॉडी है, ये इफ की कंडीशन आप एवेल्युएट करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है कि इफ कंडीशन ट्रू है या इफ कंडीशन फॉल है। ठीक है, अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा आफ्टर इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन फॉल होती है, मेरे कर्सर को फॉलो करें, अगर ये कंडीशन फॉल होती है जो इसके अंदर मौजूद है तो कंट्रोल जो है वो एल्स की बॉडी में चला जाएगा। एल्स की बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट, ये एल्स की बॉडी है, इसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो सारी एग्जीक्यूट होंगी और प्रोग्राम का कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा आफ्टर इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस तरह इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो वर्क करती है एज ए सिलेक्शन स्टेटमेंट। इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसकी भी एग्जांपल देखते हैं, उससे हमें ज़्यादा बेहतर जो है वो समझने में आसानी रहेगी कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करती हैं। एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है जिसमें वो कहते हैं जी कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज इवन और ऑड यूजिंग द इफ एल्स स्टेटमेंट। एक नंबर लेना है यूजर से और चेक करके बताना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। राइट, ओके, ये पहले आपने हेडर फाइल्स लिखी हैं, ये आपके पास यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो है ये हर कंपाइलर के लिए ज़रूरी नहीं होती, ये आमतौर पे हम डेव सी प्लस प्लस में जब प्रोग्राम लिखते हैं तब इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये वाइड मेन जो है आपके पास आ गया,
यहाँ से मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। एक नंबर है तो एक नंबर को आप डिक्लेयर कर दें, एक वेरिएबल को, उसका नाम आपने n रखा है, इंटीजर उसकी डाटा टाइप रखी है, इसको आप इंटीजर नंबर ही असाइन कर सकते हैं। ओके, पैगाम दिया है यूजर को, एंटर अ नंबर, सी आउट करके यूजर को मैसेज दिया है एंटर अ नंबर, और सी इन एन करके आपने जो है वो नंबर एंटर कर लिया है। अब आपने इफ कंडीशन लिखी है। ये लाइनें ओवरलैप इसलिए हो रही हैं थोड़ी स्पेस की वजह से, बाकी हर लाइन अलग लाइन, हर स्टेटमेंट जो है वो अलग लाइन में लिखनी जो है वो ज़्यादा सूटेबल होती है। ठीक है, अब कंडीशन में क्या चेक कर रहे हैं, ये है n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करके देगा। आप नंबर को पूरा पूरा तक सेम करें 2 से, और जो बाकी बचे उसको चेक करना है। अगर तो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गया 2 से तो वो इवन नंबर होगा, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, कुछ रिमाइंडर बचता है, तो वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, सो कंडीशन चेक की, इफ n रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0, तो मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब नंबर इवन है। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर दे, सी आउट नंबर इज इवन। n लिखेंगे तो n की वैल्यू आएगी, मसलन 20 लिखा तो लिखा आएगा 20 इज इवन। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं थी, कुछ रिमाइंडर आया है अदर देन 0, तो फिर एल्स का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। एल्स में एक ही ऑप्शन है, अगर इवन नहीं है तो यकीनन ऑड नंबर होगा। तो सी आउट n इज ऑड। ठीक है, तो यही एक आपके पास एग्जांपल आउटपुट भी है। नंबर 20 एंटर किया, 20 इज इवन, 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 21 एंटर करके देखेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा इसमें, कंडीशन इफ की कंडीशन फॉलो हो जाएगी, तो एल्स केस जो है वो ट्रू होगा, तो वो ही स्क्रीन पे एग्जीक्यूट होके आपको नजर आएगा। तो स्क्रीन पे 21 के लिए लिखा होगा 21 इज ऑड। एक और एग्जांपल देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी एंड ग्रेड। कोई भी किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के लिए जो है उनकी सैलरी और ग्रेड देख रहे हैं। इट एड्स 50% बोनस इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 15। 50% बोनस ऐड करना है अगर सैलरी के अंदर, अगर ग्रेड जो है वो 15 से ज़्यादा है। इट एड्स 25% बोनस इफ ग्रेड इज 15 और लेस। 15 से लेस अगर ग्रेड है तो 25% बोनस ऐड करना है। ठीक है, यहाँ डाटा टाइप जो है वो सैलरी के साथ और बोनस के साथ फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो यूज किया है, क्योंकि फ्रैक्शनल डाटा आएगा आपके पास इसमें। और ग्रेड चूंकि नंबर्स की फॉर्म में होता है, फुल नंबर्स की, इंटीजर नंबर्स की फॉर्म में होता है, तो उसके लिए इंटीजर डाटा टाइप यूज की है। ये 3 वेरिएबल्स आपके सामने जो है वो नजर आ रहे होंगे आपको, सैलरी, बोनस और ग्रेड। ठीक है, आपको जो चीज़ पूछनी है वो क्या चीज़ है, सैलरी पूछनी है कितनी है, और ग्रेड पूछना है कितना है। फिर सैलरी का 50% जो है वो ऐड करना है सैलरी में, अगर तो ग्रेड 15 से अबव है तो, और अगर 15 या उससे लेस है तो सैलरी का 25% ऐड करना है सैलरी के अंदर। ठीक है, तो पहले बोनस कैलकुलेट करेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग, और फिर सैलरी को अपग्रेड कर देंगे कि नई सैलरी कितनी बनेगी। ठीक है, सैलरी आपके पास पहले से मौजूद है, देखें, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 15, if grade is greater than 15, bonus is equal to salary multiplied by its 50%। ये 0.50 हो गया ना, सैलरी का 50% बोनस, एल्स सैलरी का 25% बोनस, ये 25/100। अब बोनस की कोई एक वैल्यू आएगी, या इफ के केस से आएगी या एल्स के केस से आएगी। ठीक है, और फाइनली सैलरी इज इक्वल टू सैलरी, प्रीवियस सैलरी प्लस बोनस, न्यू सैलरी इज इक्वल टू प्रीवियस सैलरी प्लस बोनस। ये राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है ये एवेल्युएट होगा, और इसका आंसर लेफ्ट साइड पे मौजूद जो सैलरी लिखी हुई है उसमें चला जाएगा। अब आपकी जो सैलरी है वो अपग्रेडेड होगी, बोनस ऐड करने के बाद की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, बोनस की कैलकुलेशन में आपने इफ एल्स स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया है, तो इफ एल्स में से या इफ वाला ब्लॉक चलेगा या एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, तो अगर ग्रेड 15 से बड़ा है तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, अगर ग्रेड 15 से लेस है या 15 है तो एल्स वाला ब्लॉक जो है तो एग्जीक्यूट होगा। तो बोनस को एक टाइम में एक वैल्यू मिलेगी, लेकिन
एक केस में 50% बोनस बनेगा ओरिजिनल सैलरी का और एक केस में 25% बनेगा, डिपेंड करेगा ग्रेड के ऊपर कि ग्रेड क्या है। और फाइनली सैलरी को स्क्रीन पे, नई सैलरी को स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे। प्रीवियस सैलरी लाइक एग्जांपल में इधर देखें 16,000 थी, ग्रेड 17 था, 50% ऐड करना है तो इसका 50% जो है वो 8,000 बनेगा, 16 प्लस 8,000 24,000। ये आपका जो है वो इसमें 50% जो है स्केल चुके 15 से ज्यादा है, 50% ऐड करके नई सैलरी जो है वो बना दी 16,000 से 24,000। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आपके इंटरेस्ट के लिए आज की हमारी यही डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई।